नमस्कार, ब्रेकिंग नाउ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है जिसमें महिला सशक्तिकरण और युवाओं के लिए नौकरी का वादा किया गया है। कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं, 20 ऐसे मुख्य संकल्प हैं जिनका वादा एनडीए की तरफ से किया गया है। और इस पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, एनडीए का घोषणा पत्र आ गया, इसकी मुख्य बातें क्या? देखिए, एनडीए का घोषणा पत्र जो है वो महागठबंधन के घोषणा पत्र से इसलिए अलग है क्योंकि इसमें बिहार की इकोनॉमिक कंडीशन, बिहार के बजट और उनकी स्थितियों के अनुसार एक एक करके बातें बताई गई है जो चल रहा है उसे और तेजी से कैसे चलाया जा सके। क्योंकि अभी सरकार एनडीए की है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तो वो अचानक से कोई ऐसे वादे नहीं कर सकते जिसे पूरा करना मुश्किल है, जैसे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जैसे लोग कर रहे हैं। इसलिए इस पूरे घोषणा पत्र में केवल नौकरी की बात नहीं की गई बल्कि रोजगार की बात की गई है। अगर तेजस्वी यादव कहते हैं 1 करोड़ नौकरी दे देंगे, सरकारी नौकरी हर घर से दे देंगे, तो वो लोगों के दिमाग में भी ये बात आती है कि एक घर से एक सरकारी नौकरी कहां से दे पाएंगे। अब तक तो ये कोई दे नहीं पाया। यहां तक कि गांव में भी अगर 20 सरकारी नौकरी तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव या राबड़ी देवी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके शासनकाल में दे दिया गया होता तो बड़ी बात होती। इन नौकरियों की बात जब ये करते हैं तो लोगों के दिमाग में आता है नौकरी का मतलब लैंड फॉर जॉब की तरह, यानी कि अगर नौकरी ये देंगे तो इनके इर्द गिर्द बैठे हुए लोग बैठे रहेंगे टेबल पर और वहां पर आपको जमीन का कागजात देना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, तभी ये नौकरी दे पाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन सरकार में, यहां पर अब तक ऐसे कोई बड़े आरोप तक नहीं लगे और भ्रष्टाचार की बात तो छोड़ दीजिए। इसीलिए एनडीए के घोषणा पत्र में बात की गई है कि महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे होगा। जैसे नीतीश कुमार का सबसे कोर वोट बैंक माना जाता है महिलाएं, और वो महिलाएं जो कि जातियों की दीवारें तोड़कर, धर्म की दीवारें तोड़कर नीतीश कुमार के सपोर्ट में आती हैं, क्योंकि इन्होंने महिलाओं को सशक्त किया है। आज से नहीं, जब सरकार पहली बार इनकी बनी थी उसके बाद से जितनी योजनाएं हुई वो महिलाओं को केंद्र में रखकर उनके इंपावरमेंट के लिए हुई, उनके केवल सहयोग के लिए नहीं हुई। जब बच्चियां स्कूल नहीं जाया करती थी उस समय नीतीश कुमार ने साइकिल दी लड़कियों को स्कूल जाने के लिए, और जब लड़कियां गांव से निकलकर सड़कों पर साइकिल से जाती हुई दिखाई पड़ी तो उनका कॉन्फिडेंस ऐसा बढ़ा कि आगे साइकिल स्कूटी में कन्वर्ट हो गया और फिर स्कूटी से कार चलाना शुरू कर दी। ये इंपावरमेंट है। वही लड़कियां जो सड़कों पर साइकिल चलाया करती थी आज 35 साल की हो गई है, नाम कर रही है, काम कर रही है, और वो हार्डकोर सपोर्टर नीतीश कुमार की हो गई है। इसलिए यह महिला सशक्तिकरण की बात इन लोगों ने की और कहा कि 2 लाख रुपए तक की हम सहयोग देंगे रोजगार में। ऐसा नहीं कहा कि जितने जीविका मोबिलाइजर हैं वो सबको 30,000 की सरकारी नौकरी दे देंगे, क्योंकि ये संभव नहीं है। लोगों के दिमाग में चलता है कि असंभव सा ये वादे करके ये लोग केवल हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें कहा गया कि 10,000 हमने दिया रोजगार शुरू करने के लिए, अगर उनमें से कुछ लोग, जो कुछ महिलाएं हैं, वो रोजगार बेहतर तरीके से एस्टेब्लिश करती है और उनको जरूरत पड़ता है पैसे की, तो 2 लाख तक हम सहयोग करेंगे, उनको लोन देकर ये बताएंगे कि कैसे आप आगे रोजगार कर सकती हो। लखपति दीदी की योजना, मिशन महिलाएं जो चल रही है, कि कैसे महिलाओं को रोजगार की तरफ उन्मुख किया जा सकता है, क्योंकि आधी आबादी जब तक रोजगार में नहीं आएगी, काम नहीं करेगी, तब तक बिहार का विकास संभव नहीं है। आधी आबादी को आप घर में बिठाकर नहीं रख सकते। राजीव, ये भी कहा है कि लखपति दीदी से करोड़पति दीदी तक का जो सफर है वो जल्द पूरा किया जाएगा, लेकिन अशोक गहलोत ने इसको लेकर तंज कसा है एनडीए पर। देखिए, अशोक गहलोत हो, राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, ये लोग तो तंज ही कसेंगे,
इनका और कोई दूसरा आधार नहीं है, क्योंकि अशोक गहलोत जब राजस्थान के मुख्यमंत्री थे तो उस समय 5 सालों में राजस्थान का हाल क्या किया, अब तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रही, अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि अरबों रुपया का घोटाला, 1-2 घोटाला नहीं, घोटालों की लाइन लगी हुई थी इतने समय के अंदर ही, और उसी समय ये घोटाला उजागर हुए जब इनकी सरकार थी। ऐसा नहीं है कि सरकार जाने के बाद ये सामने आए, लेकिन खैर ये नीतीश कुमार की सरकार है। और जो घोषणा पत्र जारी किया गया है इसमें हर वर्ग के लिए किया गया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं को केंद्र में रखा गया। यहां जो ईबीसी और ओबीसी में, ईबीसी और ओबीसी जो 2 वर्ग महिलाओं के अलावा जो पूरे ग्रुप में बनाया था, नीतीश कुमार ने ईबीसी की संकल्पना की कि देखो ये जो ओबीसी का वर्ग है ये इतना बड़ा वर्ग है जिसमें कुछ वर्चस्वशाली जातियां हैं जो सारे दूसरे छोटे छोटे जातियों को दबाकर रखे हुए हैं, इसलिए एक और वर्ग बनाओ ईबीसी का। दलितों में महादलित उन्होंने ही बनाया था और इसलिए उन लोगों पर भी ध्यान दिया गया है। और उन लोगों को जो कि आजकल राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो, ये दोनों ये सोच रहे हैं कि हमारा जो कोर वोट बैंक है उसमें तो सेंधमारी हो ही चुकी है। मुस्लिम अभी एनडीए की तरफ नहीं जा रहे, लेकिन वो फ्लैक्चुएट हो रहे हैं। कुछ जन स्वराज के जहां कैंडिडेट मुस्लिम खड़े हैं उन जगहों पर इनके वोट जन स्वराज की तरफ भी जा रहे हैं। ये इन लोगों की अपनी रिपोर्ट है, क्योंकि जो पूरे ओवरऑल मुसलमानों को इन लोगों ने टिकट दिया महागठबंधन की तरफ से, केवल 28 टिकट दिया है, जिसमें से राजद 18 और 10 कांग्रेस ने दिया। और जबकि बार बार ये कहा जा रहा है, चाहे ओवैसी हो या जन स्वराज की तरफ से कहा जा रहा है कि आप मुसलमानों को केवल वोट बैंक की तरह उपयोग नहीं कर सकते। हालांकि ये मुसलमानों के ऊपर है और वो अगर महागठबंधन को वोट नहीं देते तो उसमें से कुछ एनडीए को वोट देने के लिए तैयार नहीं होंगे। ये नीतीश कुमार भी समझ चुके थे, इसलिए इस बार केवल 2 मुस्लिम प्रत्याशी उन्होंने खड़ा किया। ये पहले से काफी कम है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने जिस तरीके से जन स्वराज में या ओवैसी की पार्टी 25-25 उम्मीदवार खड़ा की है, इसमें से 23 मुस्लिम है और सीमांचल के क्षेत्रों में बेहतरीन प्रचार करने में ओवैसी लगे हैं और डिप्टी सीएम से लेकर दूसरे मुद्दे उठा रहे हैं कि कैसे इन लोगों ने मुसलमानों को बेवकूफ बनाया। यह संभावना न के बराबर है कि महागठबंधन से कटकर मुस्लिम वोट ओवैसी को न मिले। जब पिछली बार ओवैसी इतने आक्रामक नहीं थे फिर भी 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसलिए ये पूरी स्थितियां जो बदली है उसको देखते हुए घोषणा पत्र में ईबीसी को, ओबीसी के उन वर्गों को जो यादव वर्चस्व वाली राजनीति से प्रताड़ित हो रहा है, उन लोगों के लिए भी इन लोगों ने घोषणाएं की है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि जो स्थितियां बनती है किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि नींव मजबूत हो, और नीतीश कुमार को लंबा समय लग गया नींव मजबूत होने में। वहां पर इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं हुआ बिहार में क्योंकि सबसे पहली जरूरत जो थी वो इंफ्रास्ट्रक्चर की थी, सड़कें थी नहीं। लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में ये 10-15 किलोमीटर जाने में 2-2 घंटा समय लगता था। पटना के हालात खराब थे, आज पटना में हर जगह फ्लाईओवर है, मेट्रो तक आ गया है। तो जो कंपनियां हैं बाहर से आई हुई वो देखती थी कि अगर हम दरभंगा में कोई प्लांट लगाते हैं तो उसको हमें पटना लाने तक, उसको एक्सपोर्ट करने में जितना रनिंग कॉस्ट लग जाएगा उतना तो हमें प्रॉफिट नहीं होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट ये पहली प्राथमिकता थी, वो अब पूरी हो गई है। लगभग बिहार के हर कोने में एक्सप्रेसवे और हाईवे से जुड़ चुका है। इसलिए आगे के लिए इन लोगों ने रोजगार के स्तर बढ़ाए हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में स्किल डेवलपमेंट के लिए, हर डिस्ट्रिक्ट में मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्री के लिए ये आधार बनाए जाएंगे। मतलब ये जो तरीके अपनाए हैं नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी की टीम ने, इन लोगों ने मिल बैठकर बिहार के एक एक वर्ग और एक एक कोने में जो जिस तरीके से सर्वे करके ये देखा है कि कहां कहां किन मामलों में किसकी जरूरत है, उसके अनुसार ही हम घोषणा पत्र जारी करें ताकि लोगों के दिमाग में विश्वसनीयता हो। बिल्कुल, 20 सूत्रीय संकल्प इसको नाम दिया गया है। तो 20 जो बातें, मुख्य बातें रखी गई हैं वो इसी का हिस्सा। देखिए 20 हो या 25 हो, संख्या बल और संख्या से मायने नहीं रखता। मायने रखता है वर्गों के अधिकार से, वर्गों की आकांक्षाओं से और किन किन क्षेत्रों में क्या काम किया जाना है। खैर
ये एनडीए का घोषणा पत्र है। लेकिन केवल घोषणा पत्र की बात नहीं है, अभी तक जो डेवलपमेंट का काम हुए, अभी तक जो चुनाव की स्ट्रेटजी रही और अभी तक जिस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के कंबाइंड जोड़ी ने दिखाई है, उससे आजकल स्थिति यह है कि राहुल गांधी 2 दिनों के अंदर थक चुके हैं। वो फिर से लापता होने की कोशिश में लगे हैं। इसलिए अमित शाह ने सीधे तौर पर कहा कि ये कहां देखते कहां हैं, इनका रूट कहां है। ये बिहार या फिर देश की संस्कृति, सभ्यता, परंपराओं में इनका विश्वास होता, इनका रूट हिंदुस्तान में होता तो ये छठ का अपमान नहीं करते, ये हिंदू धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते, उन्हें आहत नहीं करते। इनका रूट तो इटली में ही है। और जैसे लगता है राहुल गांधी अपना बोरिया बिस्तर पैक करके बाहर ही जाएं, ये विदेश में ही बसने के लायक है। क्योंकि अभी जो स्थितियां चल रही है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी, एनडीए या तेजस्वी यादव के लिए चुनौती नहीं है, ये राहुल गांधी के लिए बड़ी चुनौती है। अब तक राहुल गांधी ने हर चुनाव में जहां इनको लगता था कि यहां संभावनाएं कम है, अपने आप को प्रचार से थोड़े दूर रखते थे। लेकिन बिहार में इनको लगा संभावनाएं है और इसलिए चुनाव की घोषणा से 3 महीना पहले से ही इन्होंने प्रयास करना शुरू कर दिया। और अब यह सवाल उठेगा उनके नेतृत्व पर, इसलिए डर राहुल गांधी के अंदर है। और बीच में जो इनका लापता होने का ये पूरा का पूरा स्क्रिप्ट तैयार किया गया, वो इसी बात के लिए था कि अगर कल होके हार का सामना करना पड़ता है तो वैसे में राहुल गांधी के चेहरे को बचाने के लिए हम कोशिश कर सकते हैं कि नहीं, राहुल गांधी दूसरे कामों में बिजी थे। इसलिए बिहार में तेजस्वी यादव के रिजिडिटी के कारण कांग्रेस भी चुनाव हारी है। लेकिन अब ये फिर से वापस आए, 2 दिन के अंदर इनको समझ में आ गया कि बिहार का माहौल क्या है, फिर से लापता हो गए हैं। और स्थितियां अब यह है कि तेजस्वी यादव के खेमे में भी ये बात चल रही है कि अब हमें उन जगहों पर प्रयास करना चाहिए जहां पर संभावना 50% से ज्यादा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरह हमारे पास स्टार प्रचारक नहीं है, हमें भीड़ को अट्रैक्ट करने वाले लोग नहीं हैं, हमारे पास 3-4 गिने चुने चेहरे हैं, उसी का इस्तेमाल करना होता है। तो उन्हीं जगहों पर अपने आप को कंसंट्रेट करें, वरना ऐसी स्थिति आ जाएगी कि अभी 30 से नीचे का आंकड़ा महागठबंधन का हो जाएगा। यह ऐतिहासिक जीत की तरफ एनडीए बढ़ रही है। जैसे दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र में हुआ, उससे भी बुरी स्थिति विपक्ष की कहीं बिहार में ना हो जाए। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर एनडीए का जैसे ही घोषणा पत्र आया है, उससे विपक्ष पूरी तरह से दबाव में नजर आ रहा है। यानी तेजस्वी का प्रण अब पीछे रह गया है और एनडीए ने अपनी जो योजनाएं हैं जो जारी हैं उसको और आगे बढ़ाते हुए कई ऐसे जमीनी स्तर पर घोषणाएं की हैं जो सीधे जनता से जुड़ी हैं। और एनडीए के घोषणा पत्र ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि यह विकास की सरकार है और एनडीए की सरकार आते ही यह विकास ऐसे ही जारी रहेगा। बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।